नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई के एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। तो जितने हो सके अपने क्वेश्चन पूरे कराने की कोशिश की है। चलिए और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस का। क्वेश्चन था कि महादेव गोविंद रनाडे है वो मुख्य रूप से किस समाज से जुड़े हुए थे। तो इनका संबंध है वो प्रार्थना समाज से था। गोविंद रनाटे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भी समर्थन किया था और रनाडे स्वदेशी के समर्थक थे। महादेव रनाडे वो महादेव गोविंद रनाडे को अपनी सामाजिक कार्यों को पूरा करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने खुद को सामाजिक सुधार के काम के लिए समर्पित कर दिया था, जैसे कि अंतर्जातीय भोजन, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह और महिलाओं एवं दलित वर्गों की स्थिति में सुधार है। महादेव गोविंद रनाडे विधवा पुनर्विवाह संघ वर्ष 1861 और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। तो इनका समाज पूछा था तो प्रार्थना समाज जुड़े हुए थे। उन्होंने सोसाइटी समाज स्थापना पूछी है तो 61 में तो है वो विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना की थी और डेक्कन एजुकेशन की स्थापना भी की थी उन्होंने। ये सामाजिक सुधारक आदमी व्यक्ति या थे। अगला प्रश्न था एंटोनियम ऑफ डेलीगेट यानी प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का एंटोनियम होता है वो फॉरबिड और डिसअलाउ, जो अलाउ नहीं करता है। बात था अगला कुछ क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट से था कि निम्न में से ऐसा 4 ऑप्शन दिए थे कि चारों में से 2 कौन से सही है, ए और बी, बी और सी और ए, ऐसा कुछ ऑप्शन था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया थी, उससे कुछ स्टेटमेंट था। तो बात की राष्ट्रपति पर महाभियोग की तो भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है महाभियोग का, और राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लेख के आधार पर ही महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया से हटाई सकते हैं। उसके खिलाफ आरोप लगाकर महाभियोग की प्रक्रिया संसदीय किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। उसका उत्तर एक सही था, ए और सी ऑप्शन था इसका। और संसद के सभी सदस्य जो कि निर्वाचित मनोनीत होते हैं वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप वाले नोटिस पर सदन से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाता है और 14 दिनों के भीतर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव मूल सदन में विशेष बहुमत जो कि 2/3 होता है, 2/3 द्वारा पारित किया जाना चाहिए। उसके बाद उसे दूसरे सदन में विचार के लिए भेजते हैं और दूसरा सदन वो जांच करने वाले घोड़े के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रक्रिया के दौरान भारतीय राष्ट्रपति को अधिकृत वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। वह अपना बचाव करने का विकल्प चुन सकता है या ऐसा करने के लिए भारतीय किसी व्यक्ति या वकील या अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर सकता है। उसके बाद प्रवर समिति द्वारा जांच के बाद यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ये थी पूरी। एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन कि निम्न में से ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार, इनमें से ऐसा कौन है तो मौलिक अधिकार नहीं है। तो इससे मौलिक अधिकार दिए हुए थे 3, तो एक ये था ऑप्शन में कि मत देने का अधिकार है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा कि मत देने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है। बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में तो मौलिक अधिकारों से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रत्येक डेट को प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहे हैं मौलिक अधिकार से। तो इनके बारे में बात करें तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में मिलता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है और मौलिक कर्तव्य न्याय संगत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। मूल अधिकारों में मौलिक अधिकारों के 7 श्रेणियाँ थी, यानी मूल संविधान जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार जो थे 7 थे। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों के जरिए से हटा दिया गया था। इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। विलोपन से पहले
संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत शामिल किया गया था। उसके बाद वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है वह कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 301 के तहत है। मौलिक अधिकार को सूची को हटाने के बाद यह संपत्ति एक कानूनी अधिकार बन गया है। बात करें कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है वर्तमान में। अगला प्रश्न था कि 73वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो 73वां गणतंत्र दिवस है वो 2022 में मनाया गया था, 15 जनवरी 2022 को। इसलिए क्वेश्चन में डाउट है कि 73वां गणतंत्र दिवस पूछा गया था या फिर 73वां स्वतंत्रता दिवस पूछा गया था, तो ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो अगर 73वां पूछा गया था स्वतंत्रता दिवस तो 2019 का था, और अगर 75वां गणतंत्र पूछा गया था तो 2022 का था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था गणतंत्र दिवस से। मुझे तो यही लगता है कि क्वेश्चन यही था कि 73वां गणतंत्र दिवस कब बनाया गया था, तो 15 जनवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे या फिर उनका संबंध कौन से घराने से है, कौन संगीत से है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो बात करें इनके बारे में तो ये पंडित भीमसेन जोशी है वो तानपुरा वादक थे और ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, इनका संबंध है। इनके बारे में और बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी को गुरुराज जोशी के नाम से भी जानते हैं। इनका जीवन काल है वो 1922 से 24 जनवरी 2011 तक था। वे एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, किराना घर के सदस्य थे और गायन के ख्याल रूप के लिए जाने जाते थे। इन्हें पुरस्कार है वो 1998 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित और 2009 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तो यह भारतीय उपमहाद्वीपीय के उत्तर क्षेत्रों का एक कला संगीत है। सबसे पहले है कव्वाली होता है शास्त्रीय संगीत में। तो कव्वाली सूफी इस्लामिक भक्ति गीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से सूफी मंदिरों या दरगाह में किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध कव्वाली गायक जैसे अजीज मियाँ, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान आदि हैं। और एक है ठुमरी, शास्त्रीय संगीत का दूसरा पार्ट है। यह हिंदुस्तानी संगीत का एक अर्ध शास्त्रीय रूप है। ठुमरी शब्द का अर्थ है ठुमकना, अर्थात नृत्य जैसी हरकतों को करने के लिए एक नियम के रूप में इसे पिल्लू या खमाज जैसे हल्के मूड वाले रागों में लिखा गया था। तो ये शास्त्रीय संगीत के 2 पार्ट हैं। अगला है कि पूछा जाता है कि कीटोन की संरचना क्या होती है। तो कीटोन की संरचना है वो उस प्रकार होती है कि R बॉन्ड C कोष्टक डबल बॉन्ड O, बाद में बॉन्ड R से एक कार्बन समूह है जहाँ R और R विभिन्न प्रकार के कार्बन युक्त क्लास हो सकते हैं। कीटोन्स में एक कार्बोनिल समूह है ये होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड दोहरा बंधन C डबल बॉन्ड O होता है। ये कुछ इससे कीटोन की संरचना होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो ओडिशा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन में बहुत सारे थे, दरखाई, नुआखाई, ओडिसी, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो उसके बाद भवाई नृत्य था एक ऑप्शन में, तो उसका उत्तर होगा भवाई नृत्य। भवाई नृत्य का संबंध है वो राजस्थान से है। तो बात करें उड़ीसा नृत्य, उड़ीसा के प्रमुख नृत्य के बारे में, तो उड़ीसा के नृत्य है दलखाई, नुआखाई, ओडिसी नृत्य, छऊ नृत्य, डंडा नाटा, ये उड़ीसा के प्रमुख नृत्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक है वो विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक बन जाते हैं, लेकिन भारत में है जो हरित क्रांति के लाने का श्रेय है श्री सुब्रमण्यम को जाता है। एस स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए श्री सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। स्वामीनाथन का भी वनस्पति विज्ञान में बहुत ज़्यादा योगदान है। अगला प्रश्न था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन है वो 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा है वो 19 जुलाई 1905 को भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड कर्जन थे। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। तो ये इसके मुख्य कारण था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के भी नाम से भी जाना
जाता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बंगाल विभाजन को दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है वो बंग भंग विभाजन। अगला क्वेश्चन था, करंट से सभी पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया 2015 से कि स्मार्ट सिटी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो स्मार्ट सिटी योजना है वो 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। यह एक शहरी विकास कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम है, अभी भी है सॉरी। तो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि इतना पीछे भी बीच में पूछ सकते हैं क्या। ये तो स्टैटिक हो गया, फिर करंट तो रहा नहीं। अगला ऑप्शन था कि पश्चिम बंगाल का त्यौहार कौन कौन से हैं, निम्न में से कौन सा ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो बात करें तो पश्चिम बंगाल के त्यौहार निम्नलिखित है कि काली पूजा, बसंत पंचमी, दशहरा, दीपावली, भाई दूज, होली, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, रथ यात्रा और क्रिसमस। ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सर्वप्रथम लोहे का हथियार बनाया था। तो सुमेर, अक्कड़ और अदिसिया के मेसोपोटामिया राज्यों ने सर्वप्रथम लोहे की हथियार बनाए थे, जो कि आज से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में बनाए गए थे। और देश की बात करें तो यूरोप देश में सबसे पहले लोहे के हथियार बनाए गए थे। भारत में लोहे का आगमन, हथियारों का आगमन तो 1000 ईसा पूर्व में आया था। अगला प्रश्न है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है ओम प्रकाश किस खेल से संबंधित है। तो उनका संबंध है वो शूटिंग से है। और अगले हैं सिंधराज अडाना का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध भी शूटिंग से है। ये एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पैरा ओलंपिक खिलाड़ी में 2020 पैरा ओलंपिक खेल में। अगला प्रश्न था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर एक महान सितार वादक हैं। इनका तो क्या ही बताना, ये तो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है। तो पंडित रविशंकर है वो एक महान सितार वादक हैं। अगला प्रश्न था कि केंचुआ का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो केंचुआ का साइंटिफिक नाम होता है कि लुम्ब्रिसिना होता है। केंचुआ का साइंटिफिक नाम है। केंचुआ है वो एनिलिडा समूह का सदस्य है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, मोलास्का, सरीसृप, मैमल से, इनसे बहुत कदम बनते हैं। तो आप जरूर पढ़े रहिएगा, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेकंड फेज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।